बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं माहा इकबाल। जहां एक तरफ हुकूमत शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास की मेज़बानी करने के लिए काफ़ी पुरजोश है और इस इजलास से काफ़ी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। आज पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इजलास कल होगा। वहीं पर उस कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात की सूरत में वो इस एहतजाज की कॉल को वापस ले सकते हैं और इस सिलसिले में इन्होंने वजारत दाखिला को बाकायदा दरखास्त भी दी है। अब देखना यह है कि हुकूमत वज़रा की जानिब से इस एहतजाज की कॉल पर जो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उनकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल होगी, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक ने मशवरा दिया है कि हुकूमत को एहतजाज का उज़्र खत्म कर देना चाहिए और हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं की उनके कायद से मुलाकात करा दे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बानी पीटीआई से ये अपील की है कि वो एहतजाज को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मौखर कर दें और ये अब देखना बाकी है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। एक और मामला ये भी है जिसकी तरफ पूरी कौम की निगाहें हैं, वो ये है कि आईनी तरमीम का जो मामला है जिसके खद्दोखाल वाज़े हो रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुश्तरका तरमीम लाने पर इत्तेफाक की राय नजर आ रहा है। वहीं पर एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का भी यही कहना है कि आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर काफी हद तक इत्तेफाक राय हो गया है। अब लग ऐसा रहा है कि पीटीआई की मुखालिफत के बावजूद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी। चलें जी, पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद अली सरफराज साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा होंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन करेंगे खेलदास कोस्तानी साहब। तो पहला सवाल मेरा अली सरफराज साहब आपसे होगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो तकरीबन 200 डेलीगेशंस यहाँ पर पाकिस्तान आ रहे हैं और एक बड़ी अचीवमेंट भी है पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर। तो इस तमाम सूरत हाल में हम देखते हैं कि आपकी तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है, वो भी 15 अक्टूबर को। इस बात को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहले तो आपकी डिमांड्स क्या हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपको इतनी ज़रूरत दरपेश आ गई कि आप उसी दिन ही एहतजाज की कॉल दे रहे हैं जब तमाम नजरें पाकिस्तान पर होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। देखिए जी, मेरी गुजारिश आपसे महासाहिबा ये होगी कि आज आपको पीटीआई के मेरा ख्याल है मौक़िफ़ हर चैनल पे नजर आ रहा होगा। जहां तक ये SCO कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हम बिल्कुल ये हमारे पे बिला वजह के इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये इसको सैबोटाज करना चाह रहे हैं। जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे तब इन्होंने ऐसे किया वैसे किया, इस किस्म की बातें के लोग जो कर रहे हैं। हालांकि हम कल से हम हर MNA ने PTI के और हमारी सारी लीडरशिप ने हम सब ने बयान भी जारी किए और हमने कहा कि हम SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कॉल सिर्फ मजबूरन दे रहे हैं क्योंकि जेल मैनुअल के में भी और किसी जगह कानून में ये नहीं है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी हमें सेहत के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में हमें तशवीश है। आप सिर्फ उनकी एक बहन को, नौरीन साहिबा को, हमारे एक लॉयर को और उनके डॉक्टर्स को उनसे मिल लेने दें तो हम कल के एहतजाज को मौखर कर देंगे और SCO कॉन्फ्रेंस आप बड़े बखूबी करवाएं। लेकिन गवर्नमेंट तो बार बार इंस्टिगेट कर रही है। बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट दी है वजीर दाखिला ने, जब उन्होंने ये कहा कि जी इट विल बी वेरी अनफेयर टू दी अदर प्रिजनर्स अगर हम खान साहब की यहाँ पे मुलाकात करवाएंगे। अगर एक मुल्क में SCO कॉन्फ्रेंस का इतना चर्चा हो और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है और आपकी इस्लामाबाद की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ने एक कॉल दी हुई है और बामरे मजबूरी दी हुई है कि अगर आप हमारी मुलाकात नहीं करवाते और हम तशवीश में रहते हैं तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। और आप इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप खान साहब को बाकी कैदियों के साथ मिला रहे हैं। जब संजानी जलसा हो रहा था उस दिन सुबह 7 बजे जब खान साहब के पैर पकड़ने थे तब जेल का दरवाजा कैसे खुला था और खान साहब के पास मैसेंजर्स कैसे पहुंचे थे? जब अपनी मुसीबत पड़ी हुई थी के वहां पे इस्लामाबाद में रिलीजियस पार्टीज मौजूद थी और नक्शे अमन का खतरा था और ये कह रहे थे। अली सरफराज साहब, डेवलपमेंट क्या हुई है इस मामले को लेकर? आपकी गवर्नमेंट से क्या बात हुई है? कुछ उनकी तरफ से यकीन दहानी सामने आई? क्योंकि अभी तक की बात ये थी, वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि हम मुलाकात करा देंगे, आज से पहर तक का टाइम था आपके पास। नहीं तो वो इतना डिले किस चीज में कर रहे हैं? आई एम सॉरी, बीच में प्रोड्यूसर साहब की आवाज आ रही है, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। लेकिन मुझे आप ये जवाब दें
कि अगर आप एहतजाज रोकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पीटीआई अपनी कॉल जो है उसको वापस ले ले, तो वजीर दाखिला साहब को किस चीज का इंतजार है? तमाशा लगाना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर? देखें, ये सैबोटाज पीटीआई नहीं कर रही, ये तमाशा लगा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और कल कोई इल्जामात लगाएंगे। ये मेरी बात को आप ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। पीटीआई ने बार बार कहा है कि आप एक मुलाकात करा दें, ये एससीओ एक ऐसा मौका है कि हम एहतजाज नहीं करना चाहते, बट दे आर इंस्टिगेटिंग अस, दे आर पुशिंग अस। बस वजीर दाखिला साहब बड़े उठ के 1 मिनट में बयान दे देते, तो 2 मिनट में हुकूमत फैसला कराए, एक मुलाकात करवाया तो एहतजाज की कॉल ऑफ कर देते। जब सारे वर्कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उससे मौजूद है। अली सरफराज साहब, गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, उनसे हम बात कर लेते हैं। खेलदा साहब, यकीनी तौर पर बड़ी एक अचीवमेंट है हुकूमत वक्त की, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें कि एक बड़ी जमात पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल सामने आ रही है। उनका मुतालबा सिर्फ इतना से है कि हमारी मुलाकात करा दी जाए बानी पीटीआई से। इस चीज को इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? आप क्यों नहीं मुलाकात कराने दे रहे? देखें, मुलाकात बहाना है, सीपेक जो है वो निशाना है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली निशाना है। और ये लोग जुम लेकर इस्लामाबाद आए थे और चीन के सदर का दौरा उन्होंने मुलतवी करवाया। ठीक है सहर साहिबा, सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और तकरीबन कई ममालिक के जो 200 से ज़ायद डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। तमाम नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठती है और उसकी तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारी एटलीस्ट मुलाकात करा दी जाए बानी पीटीआई से, क्योंकि उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ कि बानी पीटीआई शायद इस वक्त सही हालत में नहीं, उनकी तबीयत के हवाले से कुछ कंसर्न हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आज का मौका नहीं, आप मुझे तारीख का एक जायजा ले लें, जो भी तहरीक इंसाफ की एक सियासी तारीख है, कि कब ऐसा वक्त नहीं आया कि जहां इन्होंने अपने रवैये के अंदर इंतशार पैदा नहीं किया, अवाम को गुमराह नहीं किया, और आज भी मौके का फायदा ये क्यों उठाना चाह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी मैंने ये कहना चाहती थी, मगर क्योंकि जेल मैनुअल की बात हुई तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि फरियाल कालपुर साहिबा को ईद की रात, जब रात के 12 बजे अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया था, तो क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक था? वो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी थी। जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया था, जब न्यूयॉर्क में जाके इमरान खान साहब ये नारे लगाते थे कि इनके एसी उतरवा लूंगा, इनको घर के खाने नहीं दूंगा, जब उनके बच्चों को मुलाकात करने नहीं दी थी, तो क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक था? नहीं, इनकी ख्वाहिश थी, ये कहते थे कि जी इनको घर का खाना नहीं देना, इनकी किसी से मुलाकात नहीं करानी, और ये कहते थे कि जी एक निजाम होना चाहिए सबके लिए। तहरीक इंसाफ तो यही थी। आज ये कहते हैं कि जी बाकी कैदियों को छोड़ दें, इनके लिए एक अलग कानून जो है मुतारिफ कराएं। मुझे बताएं, क्या 2014 का धरना हमें याद नहीं है? क्या उस वक्त उन्होंने लोगों को जो है उकसाया नहीं, इश्तिहार नहीं दिलाया कि हुंडी से पैसा भेजें? क्या वो मुल्क के मफादात के मुताबिक था? क्या उस वक्त उन्होंने पार्लियामान पे हमला नहीं किया? क्या उस वक्त उन्होंने जो है पीटीपी के ऊपर हमला नहीं किया? क्या उस वक्त उन्होंने मुल्क के को नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या वो एन मुताबिक था? फिर जिस तरीके से इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मूव आने के बाद अपने मेंबरान को जबरदस्ती वजीफे लिए और कोशिश की गई या तो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए या ये छोड़ जाए, क्या वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था कि इनको ये करना चाहिए था, कि मुल्क के मफाद में था? फिर जिस तरीके से इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जलाई गई, जिस तरीके से एक साइकिल को जो है इसका इश्तिहार लगाया गया और उसके लोगों को गुमराह किया, इश्तिहार दिलाया गया, वो एन मुताबिक था? जब इन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी सिक्योरिटी पे सवालात उठा दिए, तो क्या वो बिल्कुल मुनासिब था एक ऐसे शख्स को जिसने अब लेके एज ए वजीर आज़म हुकूमत की हो? फिर आप लेकिन सहर साहिबा, आपको नहीं लगता कि चले हमारी तरफ से ही पहल हो जाए, हम ही कुछ अच्छे काम की शुरुआत कर लें? अगर उनकी तरफ से मुतालबा किया ही जा रहा है तो फिर एससीओ कॉन्फ्रेंस के अमल को भी हम स्मूथली लेकर चलेंगे। एक मुलाकात की ही तो देर है। हाँ, पहली एक बात है, जमान पार्क से जो पेट्रोल बम फेंके गए, क्या वो एन मुताबिक था? क्या जो जिस तरीके से शुदा की यादगारों पे हमले किए गए, मिसबार की गई, क्या वो एन मुताबिक था आइन के? और वो एक सियासी जमात को जेब देता था। और आज जो ये कह रहे हैं, मुझे बताएं इनकी क्या गारंटी है? क्या अभी चंद दिनों पहले इन्होंने दावा बोलने की कोशिश नहीं की? और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये इजलास बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, ठीक है, क्या जरूरत है
कि क्या जब सर साहिबा अली सरफराज साहब से हम गारंटी ले लेते हैं। अली सरफराज साहब क्या गारंटी देते हैं, क्योंकि हमेशा हुकूमत की तरफ से यही स्टांस रहा है कि हम एहतजाज की अगर आपको इजाजत दें तो आप इंतशार की सियासत लेकर आते हैं, आप इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत की बात ना सही, आप मौलाना की बात ही मान लें, क्योंकि मौलाना की आपको जरूरत है। मौलाना भी यही मशवरा दे रहे हैं कि एसयू के बाद आप एहतजाज करें। मौलाना ने, मेरी बहन मौलाना ने इनको भी कहा है कि होश के नाखून ले। द गवर्नमेंट इज टॉकिंग नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, कि एक मुलाकात आप नहीं करवा रहे और आप एसईओ कर रहे हैं। एसईओ 100 बिस्मिल्लाह आप करवाएं, ये मुल्क सिर्फ आपका तो नहीं है, ये हमारा भी है। मेरी बहन जो है, देखें हमारे जो सेनेटर्स हैं ना, और जो हमारी मखसूस नशिस्तों पे जो जीतने वाले मेंबर्स हैं, मैं माजरत के साथ कहूंगा उनके, क्योंकि हल्का बात नहीं होता, उनको बेसिकली उनका मेन टास्क ही ये होता है कि आप टीवी पे बैठ के जितनी अच्छी अपनी जमात के बेशक फजूल किस्म का मौकफ हो उसकी रिप्रेजेंटेशन करें। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा तो आप उसके अंदर ही इनके लीडर मुझे मेरी बहन मुझे मौका दीजिए, मैंने आपकी बारी बात नहीं की है। नहीं, आपने बात गलत आप आया ना कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना, चले आप बोल लें पहले, बोल लें, फिर आप तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आपसे सवाल इतना सा किया गया कि आपकी एक मुलाकात में आप चली गई है। समझ नहीं आ पाएगी। अली सरफराज साहब को बात कंप्लीट करने दें, फिर आपकी बात सुनेंगे हम। जी अली सरफराज साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो। इनके लीडर को बिलावल भुट्टो साहब को ख्वाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब आए और उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी जरूरी है। मेरे ख्याल में उनके नाना भी उनके ख्वाब में शायद आ जाएं और उनको आके कहीं बता दें कि मेरे नवासे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कायदे आज़म भी बहुत बड़े उस मुस्लिम उम्मा के लीडर थे, उन्होंने उनको ये भी बताया होगा कि ट्रैकोटमी ऑफ पावर का आप क्या करेंगे। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपकी अदलिया किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट को रिव्यू कर सकती है और टर्न डाउन कर सकती है। क्यों आपकी पीपल्स पार्टी वालों की जान निकली हुई है कि 25 तारीख से पहले अगर अमेंडमेंट्स ना हुई, जो कि बिलावल साहब कह रहे हैं, तो हमें उसका फायदा नहीं होगा। पर्सन स्पेसिफिक कवानीन कर रहे हैं। भुट्टो साहब की रूह को आपने तड़पा दिया है आपकी जमात ने। मुझे समझ नहीं आती है, हाउ डू यू कम एंड डिफेंड योर पार्टी ऑन दिस काइंड ऑफ एन अफेयर। आपसे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके साथ हमारे बड़े इख्तलाफात रहे, आफरीन है उनको जो पाकिस्तान के कानून के साथ खड़े हुए हैं। आपका तो ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं है कानून के साथ। तो आप और मुस्लिम लीग। ठीक है सर साहिबा, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा पुरजोश है नून लीग से भी ज्यादा आईनी तरमीम को लेकर। लेकिन अगर हम 2019 के सेनेट की इलेक्शंस की बात करें, तब ये सूरत हाल पैदा हुई थी। तो उस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की तरफ से ये बात की गई थी कि जिसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया उसने मुल्क और जमहूरियत के साथ गद्दारी की। लेकिन आज फिर ये सूरत हाल पैदा होगी तो आपके लिए काबिल कबूल होगी? आज तो वो अपने ही बयान की नफी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, दरखास्त करूंगी कि आप बात मुकम्मल होने दिया करें, सुना करें कि कौन क्या बात कर रहा है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। सर साहब उनकी बात से ही मैं आपकी तरफ आई हूँ। जी बोलिए। आप मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं आपसे कह रही थी मुझे बात मुकम्मल करने दें, तो आप शिफ्ट हो गई थी। मैं आपको चलिए ठीक है, आप बात ये, आप अगर आर्टिकल 63A की बात कर रहे हैं तो उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है पार्टी डिसिप्लिन, कि अगर आपकी पार्टी जो आपको जो है टिकट देती है या आपको मुंतखब करके लाती है, अगर आप उसकी खिलाफवर्जी करते हैं तो आप डेफिनेटली डीसीट होना चाहिए आपको, उसकी एक कॉस्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शख्सी आजादी भी सल्ब हो जाए। ठीक है, एवरी मेंबर हैज अ राइट कि वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट दे सके। और पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी पे ब्रॉडर जो है कंसेंसस बिल्ड कर रही है। दूसरी बात ये कि साहब जो अभी फरमा रहे थे, बात ये है कि आप जिस इंसाफ की बात कर रहे हैं, जो तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में होस्टेज बना के होता है, आप उस इंसाफ को सपोर्ट करते हैं? जिस तरीके से आप जो है वो अपने मुखालिफिन पे झूठे मुकदमे बनाते हैं। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे हैं वो कायदे आज़म का एक विजन भी था। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्ट की बात कर रहे हैं वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे हैं वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे हैं वो अपने मंशूर में हर शख्स तक पहुंचाए हैं। इनको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से प्रॉब्लम है? बात यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा तो वो जो आइन के मुतालिक जो मामलात होंगे वो उनको देखेगा। आपकी अदलिया
142 ममालिक में से 130वें नंबर पे उसकी रैंकिंग है। 85% जो केसेस है वो सिविलियन केसेस हैं जिनके फैसले नहीं होते। लोग इंसाफ के लिए सारी जिंदगी तरसते हैं। अगर आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है, इनका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से प्रॉब्लम है, ये मुखालिफत बराए मुखालिफत है कि आपने तो जब रेजोल्यूशन पास हुई थी जो है फलस्तीन के लिए, आपने तो उसकी भी मुखालिफत की थी। आपने कहा था हम इसमें नहीं इसको नहीं सपोर्ट करते, आपने उसके लिए वोट नहीं किया था। आपने तो जो कश्मीर के लिए रेजोल्यूशन पास हो रही थी, आप उस वक्त इमरान खान मौजूद नहीं थे ऐवान में। तो बात ये आपका पोजीशन है क्या, आपको खुद नहीं पता। और दूसरी बात मैं बताता हूं जी पोजीशन क्या है। जो वो मेंबरान जो कि सेनेट में आ जाते हैं, तो भाई आप अपने मेंबरान से पूछें क्या आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेंबरान कोई सेनेट में ऐसे नहीं आ जाते, उनको सवाई असेंबलियां वोट देती हैं। और वो मेंबरान जो कि रिजर्व सीट पर आते हैं, वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, शायद क्योंकि पार्टी के लिए हर शख्स को टिकट देना मुमकिन नहीं होता। तो अगर वो किसी को लेकर आते हैं तो अपनी एफिलिएशन उनकी पीटीआई की ही बात करें, पीटीआई सिर्फ ये कह रही है कि हमें तहफ्फुज़ात ये हैं कि आप आईनी अदालत इसलिए लगाना चाहते हैं, इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो पीटीआई उससे मजीद खत्म कर दें। आप अपनी पसंद के जजेस लेकर आएंगे, अपनी पसंद के फैसले आपके लिए काबिल कबूल होंगे, वरना आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे कोई और फैसला। मुझे बताएं महाब कि कौन सा इदारा ऐसा है जिसपे इन्होंने तनकीद नहीं की हो। इनको चीफ जस्टिस पे भी एतराज़ात है। ये शख्सियात के साथ मुंसलिक कर रहे हैं हर चीज को। इन्होंने मिलिट्री इंस्टीट्यूशन पे भी एतराज़ात किए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी एतराज़ात किए। कौन सा इदारा ऐसा है मुल्क का जिसके ऊपर इनको अपनी जात के अलावा कोई और शख्स हो जिस पर इनको एतराज ना हो। इनको हर शख्स पे एतराज है, सिर्फ ये वक्ती फायदे को और शख्सियात को देख रहे हैं। चलें जी, ठीक है। तो अली सरफराज साहब, आप शख्सियात को लेकर क्यों अपना फायदा देखते हैं? शख्सियात को आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं और सहर कामरान साहिबा ये भी कह रही हैं कि आपकी पोजीशन है क्या कि आप इन आईनी तरमीम पर तहफ्फुज़ात उठाएं? जी मैं आपको बताता हूं जी। पहली तो बात है 63A के बारे में इन्होंने बात की। 63A के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजरसानी हुई थी, उसकी बेंच की फॉर्मेशन को हमने चैलेंज किया हुआ है और सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। वो उस ऑर्डिनेंस के अंदर ये बताना ही शायद भूल गए कि अगर आपका कोई जज अगर आप उस बेंच से रिक्यूज ना करे तो आप उसकी जगह रिप्लेसमेंट जज नहीं बुला सकते जब तक अगर वो ये कह रहा है कि मैं रिक्यूज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बेंच की फॉर्मेशन ठीक नहीं है। आप रातों रात उसी वक्त आप जज तब्दील करते हैं, अपनी मर्जी का फैसला सुना देते हैं। अब उस फैसले में है क्या? 63A के फैसले के मुताबिक सहर कामरान साहबा की सेहत को तो फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत को फर्क पड़ता है, बिकॉज मैं पीटीआई का एक इलेक्टेड एमएनए हूं और मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ही डिक्लेयर किया था एज वन ऑफ दी 39 एमएनएज जो पीटीआई के थे। अब मैं इनके किसी काम का नहीं था, ये मेरे घर पे रेड्स नहीं करते थे, मेरे बच्चों को खतरा नहीं था, मुझे अपने घर रहने में दुश्वारी नहीं थी। अब ये रोज मेरे घर पे छापे मारते हैं, मेरे पे अटैक करते हैं, मेरे साथ जो मेरे कुलीग्स हैं उनकी जिंदगी को परेशानी है क्योंकि हम सडनली इस इंटरप्रिटेशन के बाद इनके काम के हो गए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी वेल्व था कि हमारा वोट काउंट ही नहीं होना था, और वो भी कानून हमारे मुल्क का कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब हो, कुछ इलेक्शंस, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। ये वो इनको क्योंकि उस वोट की जरूरत है और इनके पास वो नंबर्स नहीं है, मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, इसलिए ये उसको डिफेंड करेंगे। अब आबिद जुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन जो अपील्स की हैं वो माशाल्लाह लग गई हैं एक बेंच के पास, जिसमें काजी फायज ईसा साहब उसको हेड कर रहे हैं। 3 मेंबर बेंच है। 17 तारीख को सुबह 9 बजे उसकी हेयरिंग है। आपको और मुझे उसका दोनों के उसका फेट का पता है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब इन्हीं की जमात के मेंबर हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास ना हुई तो 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा। तो हाँ, तो खोल लेने देना। अगर वो 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा, मेरी बहन को तो टेंशन इस बात की है ना कि जब इनको इनकी नेचुरल नंबर ऑफ सीट्स मिलेगी तो सेनेट की सीटें भी शायद कम हो जाएं और रिजर्व सीटें भी कम हो जाएं, शायद मेरी बहन भी डिसमेंबर हो जाए। इनको ये भी खतरा आता है। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अंडर आर्टिकल 188 के तहत गुजारिश सुन लें। आर्टिकल 188 के तहत जुडिशरी जो है वो एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कुछ ग्राउंड्स के ऊपर स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, जिसमें से बेसिक्स हैं कुछ, और उसमें लिखा हुआ है एनी लॉ कैन नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द कुरान एंड सुन्ना, एनी लॉ कैन नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, and it should any law while being made should ensure the independence of judiciary or trichotomy of power has to be ensured, which means आपकी पार्लियामेंट, आपकी एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट रहेंगे।
जिस कानूनी अमेंडमेंट के पीछे इन सब की जान निकली तो हुई है। अली सरफराज साहब, मौलाना फजलुर रहमान तो ये कह रहे हैं कि हमने बातचीत वो कह रहे हैं कि हमने बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए काफी हद तक आईनी तरमीम पर हमारी हमआहंगी हो चुकी है। तो एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमारी कामयाबी नहीं होती तो हम आईनी तरमीम को पास कराने के लिए मुखालिफिन के वोटों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पीटीआई के बंदे टूट सकते हैं या टूट गए हैं? जी यही सवाल है। पीटीआई के बंदा अल्लाह के फजल से इनसे कोई नहीं टूटा। ये उस्मा बुखारी साहिबा ने जो कल ड्रामा लगाया था ना फोन पे, वैसे इनको तो शर्म हया नाम की चीज ही कोई नहीं है। हमारे शफकत अवान साहब ने टीवी पे जाके ये बयान दिया है और ख्वाजा शराज साहब ने दिया कि उस्मा बुखारी साहब कहती हैं कि पीटीआई ने अपने एमएनए से अगवा कर लिए। पता नहीं इनको शर्म नहीं आती बात करते हुए। उन दोनों ने टीवी पे आके बयान दिया कि उस्मा बुखारी साहिबा को खुदा खौफी करें, हम इस हुकूमत की फस्तायत से छुप के पीछे बैठे हैं बिकॉज आप लोग हम पे कर रहे हैं रेड्स। अब आपने इनकी बदमाशी का हुकूमत की अगर आपने दास्तान सुननी तो मैं आपको वो बता देता हूँ। हाजी इजाज साहब हैं, चौधरी इम्तियाज साहब हमारे एमएनए हैं मंडी बहाउद्दीन से। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। उनका घर है F7 में, वहां पे अटैक किया, उनके मुलाजमीन को मारा, जदोकोब किया। मुबीन आरिफ हमारे एमएनए, उनके बिजनेस को सील किया, उनके लाहौर वाले घर पे अटैक किया, उनके मुलाजमीन उठा के ले गए। जरताज गुल को विदाउट एनी रीजन उसके घर से उठा लिया और उसको स्लीपर्स पहनने की भी इजाजत नहीं थी, नंगे पैर ये घसीट के एक इलेक्टेड एमएनए को लेके गए। ख्वाजा शराज साहब की पार्लियामेंट लॉजेस में अटैक हुआ, उनके जो तौसा से हमारे एमएनए, उनके मुलाजमीन को जदोकोब किया। शफकत अवान साहब के बिजनेस को क्लोज किया, उनके भट्टे पे एक ईंटों का भट्टा था, वहां उनके एक मुलाजिम को इन्होंने उस्मा बुखारी साहबा ने उनका मामू बना के पेश कर दिया। ये मामू बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। शेख वकास अकरम के बिजनेसेस को इन्होंने सील किया। जावेद वड़ायत साहब हमारे रहीम यार खान से एमएनए हैं, उनके डेरे को इन्होंने मसमार किया डिस्पाइट अ स्टे ऑर्डर। अच्छा अली सरफराज साहब, जैसे कि असद कैसे साहब कह रहे हैं कि हमारे अरकान को 20 करोड़ रुपए की ऑफर हुई है, अगर ये ऑफर हुई है तो फिर आप नाम बताएंगे कि किस वजीर की तरफ से ये ऑफर सामने आई है, किस वजीर की तरफ से पेशकश की गई है? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे।